और वेलकम टू विशाल मैथ क्लासेज। इस वीडियो में हम लोग भारतीय वंश से द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 3C के क्वेश्चन नंबर 11 से 21 तक को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 11 का कहना है कि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। यदि संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या में अंक प्रारंभिक संख्या के अंकों का उल्टा हो जाता है। तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ये कहा जा रहा है कि दो अंकों की कोई संख्या है और उस संख्या में जो अंक है उसका जो गुणनफल है वो 12 के बराबर है। फिर कह रहा है कि यदि संख्या में अगर 36 जोड़ दिया जाए, वही दो अंकों की संख्या है उसमें अगर 36 जोड़ दिया जाता है तो जो योगफल आता है अर्थात जो परिणाम आता है वो परिणामी संख्या में अंक जो है प्रारंभिक संख्या का जो अर्थात मूल संख्या के अंकों का उल्टा हो जाता है। तो बोला जाता है प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि दो अंकों की जो संख्या है उसके गुणनफल अंकों का गुणनफल 12 है। तो मान लेंगे माना कि हम दो अंकों की जो संख्या होगी कुछ इस टाइप से हो गया, जैसे 43 एक दो अंकों की संख्या है। इसमें जो अंक है इकाई के जगह पे 3 और दहाई के जगह पे 4, इसका गुणनफल किया जाएगा तो 3 गुने 4 अर्थात 12 हो जाएगा। तो इसी टाइप का कोई संख्या होगा। अब हमें ये नहीं पता है कि इकाई का स्थान क्या है पर की संख्या क्या है और दहाई के स्थान पर की संख्या क्या है। तो इसे हल कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो मान लेंगे माना कि संख्या के इकाई का अंक, जो इकाई का अंक होगा उसको मान लेंगे x। तो जब इकाई का अंक को x मानेंगे तो प्रश्न का कहना है कि अंकों का गुणनफल जो है वो 12 के बराबर है। तो जब इकाई का अंक x हो गया मतलब इकाई का अंक गुने दहाई का अंक ये होना चाहिए 12 के बराबर। तो इकाई की अंक को अगर x लेते हैं तो दहाई का अंक क्या होगा, तो इधर 3 गुना में x गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो दहाई का अंक हो जाएगा 12/x। तो इसीलिए प्रश्न से संख्या के दहाई का अंक बराबर हो जाएगा 12/x। अब हमें इकाई का अंक पता है, दहाई का अंक पता है, तो अभिष्ट संख्या निकालेंगे। तो अभिष्ट संख्या बराबर होगा 10 दहाई जोड़ 1 इकाई। तो 12 में 10 से गुना करेंगे तो 120, फिर प्लस 1 में x से गुना करेंगे तो x। ये आ गया अपना अभिष्ट संख्या। फिर इसमें एक जिक्र किया हुआ है कि संख्या में 36 जोड़ा जाता है तो अंकों का स्थान बदल जाता है। तो तथा अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। तो अब जो इकाई वाला संख्या है वो इकाई वाला अंक है वो चले जाएगा दहाई के पास और जो दहाई वाला अंक है वो चले जाएगा इकाई के स्थान पे। तो अभिष्ट संख्या बराबर हो जाएगा 10 दहाई जोड़ 1 इकाई। तो 10 गुने x हो जाएगा 10x प्लस 12/x। ये आ गया अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। अब प्रश्न का कहना है कि संख्या में 36 जोड़ दिया जाता है। तो संख्या ये रहा, ये अपना अभिष्ट संख्या हुआ। तो इस संख्या में 36 जोड़ देंगे। तो संख्या में 36 जोड़ दिए 120/x प्लस x जोड़ 36। तो 36 जोड़ते हैं तो संख्या का जो वैल्यू आता है इसका जो मान आएगा वो अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या के बराबर आएगा, मतलब इसके बराबर आ जाएगा। तो बराबर हो गया 10x प्लस 12/x। अब यहाँ ना कुछ था तो 1 दिए, यहाँ भी नहीं कुछ था तो 1 दिया, इसका किया बटापुर का जोड़, इधर भी ना कुछ है तो 1 देकर बटापुर का जोड़। x 1 और 1 का जो लसा करेंगे तो वो हो जाएगा x से x में भाग देंगे एक बार तो 120 इकाई 120 प्लस 1 से x में भाग देंगे x बार और जब x में x से गुना हो जाएगा तो x स्क्वायर, फिर प्लस 1 से x में भाग देंगे x बार, x में जब 36 से गुना करेंगे तो 36x, फिर बराबर अपने जगह पे 1 और x का लसक लेंगे तो x, 1 से x में भाग देंगे x बार, x में जब 10x से गुना करेंगे तो 10x स्क्वायर, फिर प्लस अपने जगह पे x में x से भाग देंगे एक बार तो 12 इकाई 12, फिर ये x से x कट जाएगा एक बार में। अब बटा में 1 का होना ना होना इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो फिर आगे बच क्या गया 120 प्लस x स्क्वायर प्लस 36x बराबर 10x स्क्वायर प्लस 12। अब इधर जो भी संख्या है ये प्लस में है दोनों, इधर आएगा तो माइनस में। तो लिखा क्या जाएगा 120 प्लस x स्क्वायर प्लस 36x माइनस का 10x स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0। अब सजातीय पद का जोड़ घटाव करेंगे, प्लस का x स्क्वायर और माइनस का 10x स्क्वायर। माइनस 10x स्क्वायर में से प्लस x स्क्वायर घट जाएगा तो माइनस 9x स्क्वायर, फिर प्लस 36x अपने जगह पे, फिर प्लस 20 120 और माइनस का 12। तो 120 में से माइनस 12 जाएगा तो प्लस का 108 इक्वल टू 0। तीनों पद में देखा जाए तो 9 कॉमन है, तो सब में 9 कॉमन है, साथ साथ माइनस भी हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो -9 कॉमन निकालने के बाद -9 कॉमन निकालेंगे तो ये बच जाएगा x स्क्वायर, प्लस में से माइनस निकला तो माइनस 9 चौक 36, फिर प्लस में से माइनस निकल गया तो माइनस 9 से 108 में भाग देंगे तो 12 नामा 108 इक्वल टू फिर अपने जगह पे 0। ये जो -9 इधर गुना में है इधर आएगा तो भाग में। तो फिर बच क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 बराबर 0 बटा -9, 0 में किसी संख्या से भाग देंगे वैल्यू हो जाएगा 0।
तो समीकरण क्या प्राप्त हो गया, 4x² माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसी का फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, तो फर्स्ट है x², लास्ट है माइनस का 12। जब इसका आभाज्य गुणा करेंगे तो माइनस 12x², फिर 12 का आभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो लाना है हमें 4, तो 6 और दूना 12 और 6 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 4। तो x², फिर माइनस 4x के जगह पे लिखे हैं माइनस का 6x और प्लस का 2x, फिर माइनस 12 इक्वल टू 0। फिर x इस दोनों पद में देखा जाए तो x कॉमन है, तो x कॉमन निकाल दिए तो x माइनस 6। फिर प्लस इस दोनों पद में देखा जाए तो 2 कॉमन है, प्लस का 2 कॉमन निकाल दिए तो फिर x माइनस 6। फिर आगे देखा जाए दोनों ही पद में से x माइनस 6 और x माइनस 6 कॉमन आ गया तो बच गया x, फिर प्लस का प्लस और 2 का 2 इक्वल टू 0। अब ये गुणनखंड आ गया, एक बार होगा जब x माइनस 6 इक्वल टू 0, फिर जब x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये माइनस का 6 तो इधर गया तो प्लस का 6, तो x का वैल्यू आ गया 6। ये प्लस का 2 इधर गया तो माइनस का 2, तो ये x बराबर आ गया माइनस का 2। x क्या था, तो x था संख्या के इकाई का अंक। इकाई का जो अंक होगा या दहाई का अंक होगा, ये ना तो ऋणात्मक होगा ना ही बट्टा में होगा, इसीलिए ये जो मान है माइनस का 2 ये हो गया असंभव। तो x का वैल्यू प्राप्त हो गया 6। अतः अभिष्ट संख्या निकालना था, तो अतः अभिष्ट संख्या बराबर 120/x प्लस x। x के जगह पे 6 रख देंगे तो हो जाएगा 120/6 प्लस 6। 6 से 120 कटेगा 20 बार, तो हो गया 20 जोड़ 6 इक्वल टू 26। ये अपना अभिष्ट संख्या हो गया। फिर आगे प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। 12 का कहना है कि वह संख्या निकालें जिसमें से 20 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम की 69 गुनी हो जाती है। मतलब कोई संख्या है जिसमें से 20 घटाया जाता है तो उसका जो वैल्यू है ना वो अपने व्युत्क्रम की 69 गुनी हो जाती है। तो हमें संख्या नहीं पता है तो सबसे पहले संख्या मान लेंगे, माना कि अभिष्ट संख्या इक्वल टू x। अब x का व्युत्क्रम निकालेंगे क्योंकि उस संख्या इसी संख्या में से 20 घटाया जाता है। जब 20 घटाया जाता है तो वो जो है ना अपने व्युत्क्रम का, तो यहाँ पे संख्या है x, तो इसीलिए x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा, तो x का उल्टा हो जाएगा 1/x और फिर 1/x का उल्टा हो जाएगा x। तो प्रश्न का ही कहना है कि वह संख्या निकाले जिसमें से 20 घटाने पर, तो संख्या हो गया x, संख्या में से 20 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम का, तो व्युत्क्रम हो गया 1/x, व्युत्क्रम का 69 गुनी हो जाती है तो गुने 69। अब इसी को सरल करना है, तो x माइनस 20 का हो गया x माइनस 20, भट्टा में ना कुछ 1 दे दिए, फिर बराबर 1 में 69 से गुना किए तो 69, भट्टा में x का हो गया x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो x माइनस 20 में x है तो x इंटू x माइनस 20 और 69 इकाई 69। फिर इसे सरल करेंगे तो x गुने x हो गया x² माइनस का माइनस x में 20 से तो 20x, ये प्लस का 69 इधर आया तो माइनस का 69। अब इसे हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, तो फर्स्ट है x², लास्ट है माइनस 69, गुना करेंगे तो माइनस 69 x², फिर 69 का आवाज गुणनखंड तोड़ेंगे तो हमें लाना है 20, तो 23 दिया 69 और 23 में से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 20। तो लिखा क्या गया x² माइनस का 20 लाना है तो x² फिर माइनस 23x प्लस 3x माइनस 69 इक्वल टू 0। माइनस 23 में से प्लस 3 चला जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 20। इस दोनों पद में देखा जाए तो कॉमन है x, तो x बाहर निकाल दिया तो x माइनस 23। फिर इस दोनों पद में कॉमन देखा जाए तो 3 इकाई 3 और 23 दिया 69, तो 3 कॉमन निकाल दिए तो ये भी हो गया x माइनस 3। फिर इस दोनों पद में और इस पद में देखा जाए तो x माइनस 3, 23 कॉमन आ गया। जब x माइनस 23 कॉमन आ गया तो बच क्या गया x प्लस का 3 इक्वल टू 0। फिर ये गुणनखंड आ गया, फिर लिखेंगे जब x माइनस 3 इक्वल टू 23 इक्वल टू 0, फिर जब x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये माइनस का 23 इधर आया तो हो गया प्लस का 23, ये प्लस का 3 इधर आया तो माइनस का 3। हमें निकालना क्या था, वह संख्या निकाले। अब संख्या ये धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहा है, इसे तो नहीं लिखा कि वह धनात्मक संख्या निकाले या वह ऋणात्मक संख्या निकाले, सीधा कहा जा रहा है कि वह संख्या निकाले। तो संख्या धनात्मक में भी हो सकता है और ऋणात्मक में भी हो सकता है। तो x का 2 माना है 23 और माइनस 3, तो x को हम क्या माने थे, अभिष्ट संख्या। तो फिर अतः क्या लिखेंगे, अतः अभिष्ट संख्या इक्वल टू x, x का वैल्यू हो गया 23। अथवा ऐसे भी अतः लिखा जा सकता है, अतः अभिष्ट संख्या एक तो ये होगा या नहीं तो एक संख्या ये होगा। तो अतः अभिष्ट संख्या इक्वल टू x, x इक्वल टू 23, अथवा अभिष्ट संख्या इक्वल टू x, x इक्वल टू माइनस 3, मतलब ये दोनों वैल्यू हो सकता है। फिर आगे हम लोग प्रश्न संख्या 13 का 1 नंबर देखते हैं। प्रश्न का कहना है कि किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 10/3 है। मतलब कोई संख्या है और उसके व्युत्क्रम का, मतलब इसी संख्या के व्युत्क्रम का जो योगफल है वो 10/3 है। तो संख्या निर्धारित कीजिए, मतलब हमें संख्या ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले मान लेंगे उसी प्रकार जैसे 12 बना था, माना कि अभिष्ट संख्या इक्वल टू एक्स, इसीलिए एक्स का व्युत्क्रम इक्वल टू 1/x। अब प्रश्न का कहना है कि उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का, तो इसीलिए प्रश्न से संख्या हो गया x और उसका व्युत्क्रम हो गया 1/1/x। इस दोनों का जो योगफल है ना, योगफल वो 10/3 के बराबर है, तो इक्वल टू 10/3। अब इसे सरल करना है, यहाँ ना कुछ 1 दे दिए, 1 और x का लसन लेंगे तो हो गया x, 1 से x में भाग देंगे x बार, x में जब x से गुना होगा तो x स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, x से x में भाग देंगे 1 बार, 1 में जब 1 से गुना होगा तो 1, इक्वल टू का इक्वल टू 10/3 फिर से अपने जगह पे। फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में जब 3 से गुना करेंगे तो 3 × एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू का इक्वल टू x में 10 से गुना करेंगे तो 10x। इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 3 × x स्क्वायर तो हो गया 3x स्क्वायर, प्लस का प्लस 3 इकाई 3। आइए जो प्लस का 10x इधर आया तो माइनस का 10x। अब इसी का फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़कर हमें x का मान ज्ञात करना है। तो फर्स्ट हो गया 3x स्क्वायर, लास्ट हो गया 10x। सॉरी, इससे पहले हम लोग सजा लेते हैं। तो ये माइनस का 10x इधर आएगा तो यहाँ पे लास्ट में था तो हम लोग बीच में लिख लिया, तो इसे सजाकर लिख लिया 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर इसका फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 3x स्क्वायर में गुना करेंगे 3 से तो हो जाएगा ये 9x स्क्वायर। 9 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो लाना है हमें 9, 10 लाना है। 10 लाने के लिए क्या किया जाए, 9 × 1 तो 9 इकाई 9 हो जाएगा, और 9 में 1 जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 10। हमें माइनस 10 लाना है तो क्या लिखा जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x, और फिर प्लस 3 का 3 इक्वल टू 0। माइनस गुने माइनस हो गया प्लस 3, यहाँ ना कुछ है तो 1 तो 9 इकाई 9, x गुने x हो जाएगा x स्क्वायर। फर्स्ट इंटू लास्ट भी इसके बराबर हो गया, इस दोनों को आपस में जोड़ने पर माइनस 10x भी आ गया। फिर इस दोनों में कॉमन देखा जाए तो 3 भी कॉमन है, x भी कॉमन है। इस दोनों में देखा जाए तो 3x कॉमन निकालने के बाद 3 निकला बाहर, x स्क्वायर में से x निकला तो बच गया x, फिर माइनस का माइनस, और 9 में से x तो बाहर निकल गया, और 9 3 से 9 भाग देंगे तो 3 बार तो x माइनस 3। फिर इस दोनों पद में देखा जाए तो कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे x प्लस में, यहाँ x माइनस में, इसीलिए माइनस 1 कॉमन निकाल लिए। माइनस निकालने के बाद जो प्लस में है वो माइनस में हो गया, जो माइनस में है वो प्लस में हो गया, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब दोनों पद में देखा जाए तो x माइनस 3 कॉमन आ गया तो बच गया 3x और फिर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये गुणनखंड आ गया तो लिखा जाएगा जब x माइनस 3 इक्वल टू 0 फिर 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का 3, तो x का वैल्यू आ गया 3। फिर ये माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1, तो 3x इक्वल टू 1, इसीलिए x इक्वल टू 1/3। हमें निकालना क्या था कि वह संख्या निकाले, तो माने क्या थे, माना कि अभिष्ट संख्या इक्वल टू x। अब x का मान आ गया तो लिखेंगे क्या, अतः अभिष्ट संख्या इक्वल टू x, x इक्वल टू 3। अथवा ऐसे भी लिख सकते हैं अभिष्ट संख्या इक्वल टू x, x इक्वल टू 1/3। तो x का 2 मान है तो दोनों संख्या हो सकता है। ये प्रश्न था 13 का 1 नंबर। अब आगे हम लोग 13 का 2 नंबर देखते हैं। 13 का 2 कहना है कि दो प्राकृत संख्या का जो योगफल है ना वो 8 है, और उनके व्युत्क्रम का योगफल, मतलब वो दो प्राकृत संख्या का जो योगफल 8 होगा, उनके व्युत्क्रम का जो योगफल है ना वो 8/15 है। तो संख्या निकालें। मतलब हमें ये कहा जा रहा है कि दो संख्या है, एक पहला संख्या और फिर दूसरा संख्या, इस दोनों को जब जोड़ा जाता है तो इसका योगफल 8 के बराबर आता है। मतलब दो प्राकृत संख्या का योगफल 8 है। तो हमें ना पहला संख्या पता है ना दूसरा संख्या, तो मान लेंगे, माना कि पहला प्राकृत संख्या इक्वल टू x। जब पहला x होगा तो ये प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, तो दूसरा संख्या इक्वल टू क्या होगा 8 माइनस x, तथा दूसरा प्राकृत संख्या इक्वल टू 8 माइनस x। तो पहला प्राकृत संख्या हो गया x, दूसरा हो गया 8 माइनस x। तो प्रश्न का कहना है कि दो प्राकृत संख्याओं का जो योगफल है वो 8 है। ठीक है, तो इससे ये पहला प्राकृत संख्या हमें पता चल गया और दूसरा प्राकृत संख्या पता चल गया। फिर आगे कर रहा है और उनके व्युत्क्रम का, उनके किनके, तो वही दो प्राकृत संख्या जो है उनके व्युत्क्रम का योगफल 8/15 है। तो x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x, और दूसरा जो प्राकृत संख्या है 8x 8 माइनस x, इसका जब व्युत्क्रम निकालेंगे तो 1/8 माइनस x आ गया। मतलब हमें पहला प्राकृत संख्या भी व्युत्क्रम पता हो गया और दूसरा प्राकृत संख्या का भी व्युत्क्रम पता हो गया। तो प्रश्न का कहना है और उनके व्युत्क्रम का जो योगफल है वो 8/15 है। तो इसीलिए प्रश्न से पहला प्राकृत संख्या का व्युत्क्रम और फिर दूसरा प्राकृत संख्या का व्युत्क्रम और फिर उसका योगफल 8/15 हो गया। अब इसे सरल करेंगे तो सरल करने के लिए सबसे पहले हरों का लसा लेंगे, क्योंकि बीच में प्लस है तो बटा पर का जोड़ करेंगे। x और 8 माइनस एक्स का जब लसा निकालेंगे तो x इंटू 8 माइनस एक्स हो जाएगा।
x से इस पूरे में भाग देंगे, x कटेगा, बचेगा 8 माइनस एक्स। 8 माइनस एक्स में जब x से गुना होगा तो 8 माइनस एक्स, फिर प्लस अपने जगह पे 8 माइनस एक्स से इस पूरे में भाग देंगे, 8 माइनस एक्स कट जाएगा, बचेगा x। x में जब x से गुना होगा तो x इक्वल टू फिर 8/15 अपने जगह पे। देखा जाए तो माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा तो बच गया 8। फिर इस गुणनखंड को तोड़ेंगे तो x में जब 8 से गुना करेंगे तो 8x, फिर माइनस x गुने x हो गया x स्क्वायर इक्वल टू 8/15। फिर 8 इकाई 8, फिर 8 इकाई 8, ये एक बार में कट गया। तो पहले एक्स स्क्वायर को लिख लिए तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 8x इक्वल टू 1/15। फिर से यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो इस पूरा में गुना किया जाएगा x से, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8, फिर बराबर का बराबर 15 इकाई 15, ये प्लस 15 इधर आएगा तो माइनस का 15। तो फिर लिखा क्या जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 इक्वल टू 0। फिर से इसका फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो फर्स्ट हो गया माइनस एक्स स्क्वायर और लास्ट हो गया माइनस का 15। गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ गया 15x स्क्वायर। 15 का आवाज गुणनखंड तोड़ना है, हमें लाना है 8, तो 5 गुने 3, तो 5 तिहाई 15 और 5 3 8 हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या माइनस एक्स स्क्वायर 8x के जगह पे लिखेंगे प्लस का 5x और प्लस का 3x और फिर माइनस 15 इक्वल टू 0। अब इस दोनों पद में देखा जाए तो कॉमन, तो दोनों में x कॉमन है, साथ ही साथ माइनस भी कॉमन निकालेंगे। जब माइनस एक्स कॉमन निकाल लिए तो माइनस निकला बाहर, एक्स स्क्वायर में से x निकला तो हो गया x, फिर माइनस निकाले हैं तो प्लस हो गया माइनस, x गया बाहर तो बच गया 5, मतलब कॉमन निकलने के बाद बच गया x माइनस 5। फिर इसमें दोनों में देखा जाए तो कॉमन 3 है, 3 कॉमन निकाल लिए तो ये गया बाहर तो बच गया x, फिर माइनस का माइनस 5 या 15। दोनों पद में x माइनस 5 कॉमन निकल गया तो बच गया माइनस का x और प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये गुणनखंड आ गया तो फिर लिखेंगे जब x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू प्लस का 5, फिर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, माइनस से माइनस कट गया इसीलिए x इक्वल टू 3। तो हमें निकालना क्या था संख्या, तो फिर उसी टाइप से लिखा जाएगा पहला प्राकृत संख्या और दूसरा प्राकृत संख्या। तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे, अतः पहला प्राकृत संख्या इक्वल टू x इक्वल टू हम लेंगे 5। तो तथा जब पहला प्राकृत संख्या हो गया 5 तो दूसरा प्राकृत संख्या क्या होगा 8 माइनस एक्स। तो फिर लिखेंगे तथा दूसरा प्राकृत संख्या इक्वल टू 8 माइनस एक्स। x के जगह पे लेंगे 5, अभी 5 को लेकर सरल कर रहे हैं तो लिखा जाएगा 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। मतलब पहला प्राकृत संख्या 5 ले रहे हैं तो उस स्थिति में दूसरा प्राकृत संख्या मिल रहा है हमें 3। फिर एक तो ये हो गया 5 के हिसाब से, फिर लिखेंगे अथवा पहला प्राकृत संख्या इक्वल टू x। अब इस बार x इक्वल टू हम लोग 3 लेंगे तो हो जाएगा 3। तो जब पहला प्राकृत संख्या 3 ले रहे थे 3 के हिसाब से दूसरा प्राकृत संख्या निकालेंगे। फिर तथा दूसरा प्राकृत संख्या इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस एक्स। तो 8 का हो गया 8, x के जगह पे रखेंगे 3 तो हो जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। मतलब ये हुआ कि जब हम पहला प्राकृत संख्या 5 ले रहे हैं उस स्थिति में दूसरा प्राकृत संख्या हमें 3 मिल रहा है, और जब पहला प्राकृत संख्या 3 ले रहे हैं तो उस स्थिति में हमें दूसरा प्राकृत संख्या मिल रहा है 5। अब आगे हम लोग प्रश्न संख्या 14 को देखेंगे। 14 का कहना है कि 1 से कम उस भिन्न को निकाले जिसके अंश और हर, मतलब अंश और हर का जो जोड़ हो वो 10 हो। फिर आगे कह रहा है तथा उस भिन्न और उसके व्युत्क्रम का, मतलब उस भिन्न और उस भिन्न के व्युत्क्रम का जो अंतर हो वो 40/21 हो। तो हमसे सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि 1 से कम उस भिन्न को निकाले जिसके अंश और हर का जो जोड़ हो ना वो 10 हो। तो हमें ये नहीं पता है कि भिन्न का अंश क्या है या फिर हर क्या है। तो मान लेंगे, माना कि भिन्न का अंश इक्वल टू x। जब भिन्न का अंश x मान लिए तब प्रश्न का ये कहना है कि भिन्न के अंश प्लस हर हम लोग करेंगे तो ये 10 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है भिन्न उस भिन्न को निकाले जिसके अंश और हर का जो जोड़ हो ना वो 10 हो। मतलब अंश जोड़ हर इक्वल टू 10। तो अंश को हम लोग x मान लिए, ये प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x, मतलब हर का जो मान होगा वो 10 माइनस x हो जाएगा। तो प्रश्न से भिन्न का हर इक्वल टू 10 माइनस x। अब हमें ये पता हो गया कि भिन्न का अंश क्या है और हर क्या है। तो इसीलिए अभिष्ट भिन्न इक्वल टू हो गया x, मतलब अंश बटा हर। तो अंश का वैल्यू है x और हर का वैल्यू है 10 माइनस एक्स, तो x बटा 10 माइनस एक्स। अब हमें भिन्न पता हो गया। तो प्रश्न का कहना है फिर यहाँ से कि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का, तो भिन्न हो गया ये, इसका व्युत्क्रम निकाल लेंगे। तो तथा
x बटा 10 माइनस एक्स का व्युत्क्रम, मतलब इस भिन्न का व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम का अर्थ हो गया उल्टा, ये पलट जाएगा तो लिखा जाएगा 10 माइनस एक्स बटा एक्स। मतलब हमें भिन्न भी पता हो गया और इस भिन्न का व्युत्क्रम भी पता हो गया। अब प्रश्न का ये कहना है कि उस भिन्न और उसके व्युत्क्रम का जो अंतर है ना वो 40/21 है। अब ध्यान दीजिएगा, किसी अगर ये सवाल कुछ अधूरा है, यहाँ पे -40/21 होना चाहिए, बट आपके भारतीय वन में ये माइनस का जिक्र नहीं किया हुआ है, सीधा लिखा हुआ है 40/21। अगर 40/21 लेकर हम लोग चलेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो उल्टा आएगा। मतलब इसका आंसर बुक में दिया हुआ है 3/7, बट अगर 40/21 के हिसाब से बनाइएगा तो ये आएगा 7/3। अगर -40/21 के हिसाब से बनाइएगा तो ये आ जाएगा 3/7। तो किसी अदर पब्लिकेशन में देखिएगा भारतीय वन के अलावा, तो उसमें -40/21 लिखा हुआ है। तो फिलहाल जिस हिसाब से दिया हुआ है हम उसी हिसाब से तोड़ रहे हैं, बट खुद से आप -40/21 करके बनाइएगा, प्रयास कीजिएगा, आंसर इतना आ जाएगा। फिलहाल हम प्लस का 40/21 लेकर चल रहे हैं, बट होना चाहिए माइनस का 40/21। तो पुनः प्रश्न से, क्योंकि एक बार प्रश्न से लिख चुके हैं, तो पुनः प्रश्न से उस भिन्न के व्युत्क्रम का जो अंतर है वो 40/21 के बराबर है। अब इसका सबसे पहले सरल करने के लिए यहाँ माइनस है, बराबर का घटाव करेंगे, तो 10 माइनस एक्स और x का जब लसन लेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू 10 माइनस एक्स। 10 माइनस एक्स से इसमें जब भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा x में जब x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, फिर माइनस का ये माइनस हो गया। x से इस पूरे में भाग देंगे, ये कट जाएगा, बचेगा 10 माइनस एक्स। 10 माइनस एक्स में जब 10 माइनस एक्स से गुना होगा तो 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर का बराबर 40/21 अपने जगह पे। फिर इसे सरल करने के लिए एक्स स्क्वायर अपने जगह पे, माइनस अपने जगह पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बट्टा x में 10 से गुना करेंगे तो 10x माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर, x गुने x हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 40/21। फिर इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर अपने जगह पे, माइनस से 10 का स्क्वायर हो गया। पहले तो हम प्लस वाले को लिख चुके हैं, तो 10 दूना 20, एक्स का हो गया 20x। तो माइनस से माइनस में गुना होगा तब प्लस हो जाएगा, अब 20x का हो गया 20x। फिर 10 का स्क्वायर 100 माइनस गुने प्लस का 100 तो हो जाएगा -100। फिर ये माइनस ये प्लस हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर बराबर 40/21, नीचे जो होगा तो अपना है। फिर माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कटने के बाद बच जाएगा 20x माइनस 100 बट्टा 10x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 40/21। इस दोनों में कॉमन देखा जाए तो 20 कॉमन आ रहा है, 20 एकाई 20, 20 पंचे 100, तो 20 कॉमन निकल गया तो बच गया x माइनस 5, नीचे अपने जगह पे जो होगा तो बराबर 40/21। 20 एकाई 20, 20 दूना 40, कटने के बाद ये आ गया x माइनस 5 बट्टा 10x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2/21। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसमें 2 से गुना हो जाएगा, इसमें 21 से गुना हो जाएगा, तो लिखा क्या गया 2 इंटू 10x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 21 गुना x माइनस 5। अब इसे सरल करेंगे तो 10 दूना 20x माइनस का माइनस 2 से एक्स स्क्वायर में तो 2x स्क्वायर, फिर बराबर का बराबर 21 गुने x हो गया 21x, और माइनस का माइनस 21 पंचे 105। ये एक प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया, ये माइनस में इधर आया तो प्लस में हो गया, तो -2x स्क्वायर। अब फिर अपने जगह पे माइनस का 21x अब प्लस का 20x, तो हो गया माइनस का x अब प्लस का 105 इक्वल टू 0। फिर से इसका फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ेंगे तो -2x स्क्वायर में गुना करना है 105 से, प्लस का 105, तो ये हो जाएगा -210x स्क्वायर। फिर से 210 का आवाज़ गुण करके तोड़कर हमें यहाँ ना कुछ है तो 1 लाना है, तो 15 गुने 14 कर लेंगे, 15 गुने 14 हो जाएगा 210। अब 15 में से 14 घटाएंगे तो आ जाएगा 1, माइनस का 1 लाना है तो -2x स्क्वायर अपने जगह पे, माइनस x लाने के लिए -15x अब प्लस 14x कर दिए, अब फिर प्लस 105 इक्वल टू 0। फिर इस दोनों पद में देखा जाए कॉमन, तो इस दोनों पद में माइनस कॉमन है और x कॉमन है, तो -x जब बाहर निकाल दिए तो अंदर बच गया 2x, माइनस जाने के बाद ये प्लस और 15 का 15। फिर इस दोनों पद में देखा जाए तो 7 कॉमन है, 7 दूना 14 और 7 से 105 में भाग देंगे तो 15 सते 105, तो दोनों में से 7 कॉमन निकल गया, तो 7 दूना 14 प्लस का ये प्लस और 7 से 105 में भाग दिया तो 15 बार। अब दोनों ही पद में देखा जाए तो 2x प्लस 15 कॉमन आ गया, 2x प्लस 15 कॉमन निकल गया तो बच गया माइनस का x और प्लस का 7 इक्वल टू 0। फिर आगे ये जब गुणनखंड आ गया तो लिखेंगे जब 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, और फिर लिखेंगे जब -x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये प्लस का 15 इधर आएगा तो माइनस का 15,
तो 2 इधर 2 गुना में, इधर आया तो भाग में, तो x इक्वल टू आ गया -15/2। फिर ये -x + 7 = 0, ये प्लस का 7 इधर आया तो माइनस का 7, तो -x इक्वल टू माइनस का 7, माइनस से माइनस कट गया तो x इक्वल टू आ गया +7। तो x का 2 मान आया, एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया। तो x क्या था, तो x अपना था अंश। तो हमें निकालना क्या था, 1 से कम उस भिन्न को निकालें, हमें भिन्न निकालना था। तो अभिष्ट भिन्न क्या था, x/10 - x। तो हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी मान को रखते हैं। तो अतः अभिष्ट भिन्न बराबर x/10 - x, x के जगह पे पहले हम लोग 7 रख कर तोड़ते हैं। तो 7/10 - x के जगह पे 7, तो 7 का हो गया 7, और 10 में से 7 गया तो ये आ गया 3। तो अभिष्ट भिन्न आ गया 7/3, जबकि आपके बुक में आंसर है 3/7। ठीक है, फिर -40/21 लेकर बनाइएगा तो इतना आंसर आ जाएगा। फिलहाल हम लोग +40/21 लेकर सोल्व किए जैसे बुक में दिया था, तो ये आंसर आया। एक तो ये रखने से ये प्राप्त हुआ है। अब -15/x के जगह 15/2 रखते हैं x के जगह पे। फिर अथवा अभिष्ट भिन्न बराबर, तो x/10 - x, तो x के जगह पे -15/2, और फिर ये 10 का हो गया 10, माइनस का हो गया माइनस, x के जगह पे -15/2, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, ये -15/2 अपने जगह पे, 10 भी अपने जगह पे, +15/2। यहाँ ना कुछ है, एक देकर बटा पर का जोड़ कर लिए, 2 1 का लॉस हो गया 2, 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 बार, तो 10 दूना 20, फिर प्लस का प्लस, 2 से 2 में भाग दिए 1 बार, तो 15 इकाई 15, फिर ये 2 से ये 2 कट गया तो ऊपर बच गया -15 अपने जगह पे, और 20 अब 15 को जोड़ेंगे तो 35, 5 से 5 तिया 15, 5 से 35, ये माइनस अपने जगह पे, तो ये भिन्न आ गया -3/7। तो एक प्राप्त हो रहा है 7/3 और दूसरा आ रहा है -3/7। ठीक है, ये प्रश्न संख्या था 14 नंबर। फिर आगे हम लोग प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। तो 15 का एक का क्या कहना है कि हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल का, हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 तालाब के किनारे खेल रहे हैं और शेष 2 पानी में जलकीरा कर रहे हैं। तो हंसों की कुल संख्या बताएं। हमें क्या कहा जा रहा है कि हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल का 7/2 तालाब के किनारे खेल रहे हैं और शेष 2 पानी में जलकीरा कर रहे हैं। तो हंसों की कुल संख्या बताएं। हमें तो ये नहीं पता है हंसों की कुल संख्या क्या है, मतलब हंसों की जो कुल संख्या है ना वो 2 काम कर रहा है। कुल संख्या को हम लोग मान लेते हैं, माना कि हंसों की कुल संख्या इक्वल टू x, तो कुल संख्या हो गया x। तो ये x 2 काम कर रहा है, एक तालाब के किनारे खेल रहा है और दूसरा पानी में जलकीरा कर रहा है। ठीक है, ये x का ही भाग, कुछ भाग खेल रहा है, कुछ भाग पानी में जलकीरा कर रहा है। तो माना कि हंसों की कुल संख्या इक्वल टू x। अब प्रश्न का कहना है कि कुल संख्या के वर्गमूल का, तो कुल संख्या x माने हैं, तो x के मतलब कुल संख्या के वर्गमूल के हैं। अब बोर्डमास में पढ़े होंगे का का अर्थ होता है गुना। तो कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 तालाब के किनारे खेल रहे हैं। तो माना कि हंसों की संख्या इक्वल टू x। तो इसके बाद फिर यहाँ कॉमा देंगे, फिर लिखेंगे तालाब के किनारे खेल रहे हैं हंसों की संख्या, मतलब तालाब के किनारे जो खेल रहे हैं हंसों की संख्या, उसकी संख्या निकालते हैं। तो तालाब के किनारे खेल रहे हैं हंसों की संख्या इक्वल टू, तो तालाब के किनारे कितने खेल रहे हैं, कुल संख्या के वर्गमूल। तो कुल संख्या कितना हो गया √x, तो कुल संख्या हो गया x, तो कुल संख्या के वर्गमूल कहने का अर्थ हुआ √x। तो कुल संख्या के वर्गमूल के का अर्थ हो गया गुना 7/2, तालाब के किनारे खेल रहे हैं। तो x 7 से √x में गुना करेंगे तो 7/2 इंटू √x का हो गया √x, मतलब तालाब के किनारे खेल रहे हंसों की जो संख्या है वो हो गया 7/2 इंटू √x। फिर तथा शेष दो पानी में जलकीरा कर रहे हैं, तो तथा जलकीरा कर रहे हैं हंसों की संख्या इक्वल टू 2। कहने का मतलब ये हुआ कि x जो है ना हंसों की संख्या है, तो x कुल संख्या का 2 पार्ट में भी डिवाइड हो रहा है। एक तालाब के किनारे खेल रहा है और दूसरा पार्ट जलकीरा कर रहा है। तालाब के किनारे कितना खेल रहा है, तो 7/2 इंटू √x, और जलकीरा कितना कर रहा है, तो 2। अब लिखेंगे इसीलिए प्रश्न से ये x मतलब कुल हंसों की संख्या जो है ना, कुछ भाग तालाब के किनारे खेल रहा है और कुछ जलकीरा कर रहा है, मतलब और इस दोनों का जो योगफल होगा वो कुल हंसों की संख्या के बराबर होगा। मतलब तालाब के किनारे खेल रहे हंसों की संख्या और प्लस जलकीरा कर रहे हंसों की संख्या, इस दोनों का जो योगफल होगा कुल हंसों की संख्या के बराबर होगा। अब इसी को सरल करके यहाँ से x का हमें मान निकालना है। तो ये जो प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2,
तो बच गया 7/2 इंटू रूट अंडर एक्स। इस रूट को हटाने के लिए सबसे पहले दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे क्या, चूंकि दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग कर दिए थे x-2 का होल स्क्वायर बराबर 7/2 इंटू रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर का बराबर 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, रूट अंडर एक्स का स्क्वायर हो गया x। तो x का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूना 4x बराबर 49 गुने x हो गया 49x बटा 4। यहाँ ना पूछे तो बटा में 1 दे दिए, यहाँ से कर दिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इस पूरा में गुना कर दिए 4 से, जब एक्स स्क्वायर में 4 से गुना किया जाएगा तो 4x स्क्वायर प्लस 4 चौका 16, फिर माइनस 4x में 4 से गुना करेंगे तो 16x बराबर 49x में जब 1 से गुना करेंगे तो 49x। ये जो प्लस का 49x है इधर आएगा तो माइनस का 49x हो जाएगा। तो लिखा क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 16x माइनस का 49x इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का 49x जोड़ेंगे तो माइनस का 65x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब इसका फर्स्ट इंटू लास्ट होता देंगे। फर्स्ट हो गया 4x स्क्वायर और लास्ट है 16, गुना करेंगे तो हो जाएगा 64x स्क्वायर। 64 का आभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, लाना है हमें 65, तो 64 गुने 1, 64 का ही हो गया 64 और 64 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65। लिखा क्या जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 64x माइनस एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0। इस दोनों में कॉमन देखा जाए तो 4 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। तो 4x निकालने के बाद 4 निकल गया बाहर, x स्क्वायर में से x निकल गया तो बच गया x, फिर माइनस अपने जगह पे 4 से 64 भाग देंगे 16 बार, x निकल गया बाहर तो x माइनस 16। इस दोनों में देखा जाए तो कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे x प्लस में है, यहाँ x माइनस में, इसीलिए माइनस 1 कॉमन निकाल दिए तो ये भी हो गया x माइनस 16। अब दोनों ही पद में x माइनस 16 कॉमन निकल गया तो बच गया 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये गुणनखंड आ गया तो लिखा क्या जाएगा जब 4x माइनस 16 इक्वल टू 0, इसीलिए x इक्वल टू 16। फिर जब 4x माइनस ये माइनस 1 उधर गया तो प्लस 1, तो इसीलिए x इक्वल टू 1/4। 1/4 जो होगा ना वो असंभव होगा, क्यों? क्योंकि x किसको दर्शा रहा था, x दर्शा रहा है हंसों की कुल संख्या अर्थात गिनती की संख्या, और गिनती की जो संख्या होगा ना वो बटा में नहीं होगा, इसीलिए ये वैल्यू हो गया असंभव। मतलब x इक्वल टू हो गया 16, मतलब हंसों की जो संख्या होगी वो हो जाएगा 16। तो लिखेंगे अतः, माना कि जगह पे कर दीजिएगा अतः हंसों की कुल संख्या बराबर x, नीचे से बराबर लिख दीजिएगा 16। जैसे 15 का 1 है उसी प्रकार 15 का 2 नंबर भी है। 15 के 2 में क्या कहा जा रहा है, बस थोड़ा सा इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज है लिखा, वहाँ भी यही बात बोला जा रहा है कि हंसों की कुल संख्या के मतलब हंसों की संख्या निकालना है, और हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल का वहाँ 4 लिख दिया हुआ है। 4 मतलब वहाँ भी हंसों की संख्या ही निकालना है कुल। और प्रश्न का यही इसी टाइप से उसका भी लैंग्वेज इसी टाइप का है कि हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल के 4 गुना झील के, यहाँ तालाब लिखा हुआ है, 15 के 2 में झील का सब तालाब के जगह पे झील कर दिया हुआ है, तो वहाँ लिखा हुआ है हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल का 4 गुना झील के किनारे खेल रहे हैं, और शेष यहाँ 2 है वहाँ है 5, और शेष 5 झील में तैर रहे हैं, तो हंसों की संख्या बनता है। तो इसी टाइप से लिखिएगा, माना कि हंसों की कुल संख्या इक्वल टू x, फिर यहाँ तालाब की जगह पे झील कर दीजिएगा, झील के किनारे खेल रहे हंसों की संख्या इक्वल टू 4 रूट अंडर x कर लीजिएगा, तथा झील यहाँ पे लिख दीजिएगा झील में तैर रहे हंसों की संख्या इक्वल टू 5। फिर इसीलिए प्रश्न से x इक्वल टू लिखिएगा 4 रूट अंडर x प्लस 5। कैसे, ये प्लस 2 था, इधर आया -2, उसी प्रकार ये प्लस 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। फिर उसी टाइप से सरल कर लीजिएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 का कहना है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेमी और उसकी परिमिति 56 सेमी है, तो उसकी सबसे छोटी भुजा निकालें। मतलब एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण 25 सेमी है और त्रिभुज की परिमिति, तो परिमिति कहने का अर्थ हुआ तीनों भुजा का योग, वो दिया हुआ है 56 सेमी, तो सबसे छोटी भुजा निकालें। तो सबसे पहले तो मान लेंगे, माना कि समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई इक्वल टू x सेमी। एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे फिगर बनाया गया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई को मान लिए x सेमी, ठीक। और कर्ण तो फिर लिखेंगे, यहाँ कर्ण दिया हुआ है 25 सेमी, तो यहाँ कर्ण इक्वल टू 25 सेमी। फिर इसके बाद देखा जाए त्रिभुज में, तो ये भुजा हमें पता है, ये हम मान लिए, ठीक है।
और त्रिभुज का परिमिति दिया हुआ, परिमिति कहने का अर्थ हुआ तीनों भुजाओं का योग, तथा त्रिभुज की परिमिति बराबर 56 सेमी। परिमिति कहने का अर्थ हुआ तीनों भुजा का योग, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 56 सेमी। ए बी का वैल्यू, तो ए बी का वैल्यू x सेमी प्लस बी सी का वैल्यू पता नहीं है तो x बी सी अपने जगह पे, सी ए का वैल्यू 25 सेमी तो हो गया 25 सेमी इक्वल टू 56 सेमी। तो x सेमी प्लस बी सी अपने जगह पे, ये प्लस 25 उधर गया तो माइनस 25, 56 में से 25 जाएगा तो हो गया 31 सेमी। ये प्लस का x सेमी इधर आया तो माइनस का x, तो बी सी का जो मान है वो निकल कर आ गया 31 माइनस x सेमी। ये बी सी का वैल्यू आ गया 31 माइनस x सेमी। अब इस त्रिभुज में देखा जाए तो ये भुजा की लंबाई पता है, इस भुजा की लंबाई पता है और इस भुजा की लंबाई पता है, भले जिस भी रूप में पता हो लेकिन पता है। तो हम लोग करते क्या है, x का अगर मान निकाल लें तो ये प्रॉपर भुजा की लंबाई हमें पता हो जाएगा। तो x का मान निकालने के लिए एक पाइथागोरस का यूज करके इस तीनों में संबंध निकाल लेते हैं, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस का यूज करके हम लोग x का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे क्या, इसीलिए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय मतलब कर्ण लंबे स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, मतलब लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो AB का वैल्यू देखा जाए तो AB का वैल्यू है x, तो हो गया x स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू अभी जस्ट निकाले 31 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर AC का वैल्यू है कर्ण का वैल्यू 25, तो हो गया 25 का स्क्वायर। अब इसे सरल करके हम लोग x का मान निकालेंगे, तो x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का हो गया प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 25 का स्क्वायर 625। फिर x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर प्लस का प्लस 31 का स्क्वायर 961, फिर प्लस x स्क्वायर का x स्क्वायर 31 दूना हो गया 62x प्लस बराबर 625। फिर ये जो प्लस 625 इधर आया तो माइनस 625, तो पहले इसे सजा कर लिख लेंगे x स्क्वायर और x स्क्वायर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 62x अपने जगह पे प्लस 900x 61, ये प्लस 625 इधर आया तो माइनस 625। फिर आगे माइनस 2x स्क्वायर अपने जगह पे माइनस 62x अपने जगह पे और 961 में से 625 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 336 इक्वल टू 0। तीनों पद में देखा जाए तो तीनों पद में 2 कॉमन है, तो 2 निकाल दिए तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस का माइनस 31 दूना 62 प्लस का फिर प्लस और 2 से 336 से भाग देंगे तो 168 बार लग जाएगा बराबर हो गया 0। ये 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो बच क्या गया x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 168 इक्वल टू 0 बटा 2, 0 में 2 से भाग देंगे तो वैल्यू हो गया 0। मतलब हमें इतना का फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ना है, तो फर्स्ट हो गया x स्क्वायर और लास्ट हो गया 168, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 168 x स्क्वायर। 168 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, तोड़कर हमें लाना है 31, तो 31 लाने के लिए 24 और 7, 24 गुने 7 करेंगे तो हो जाएगा 168 और 24 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31। तो लिखा क्या जाएगा x स्क्वायर माइनस 31 लाना है तो माइनस 24x माइनस 7x प्लस 168 इक्वल टू 0। अब इस दोनों पद में देखा जाए तो x कॉमन निकल गया तो x माइनस 24, फिर इस यहाँ x प्लस में यहाँ x माइनस में, तो पहले तो माइनस कॉमन निकालेंगे फिर 7 भी कॉमन दोनों में से निकल जाएगा। तो माइनस 7 कॉमन निकालने के बाद ये माइनस 7 गया बाहर तो बच गया x, प्लस में से माइनस निकला तो हो गया माइनस, 7 से 168 में भाग देंगे तो 24 बार, तो ये आ गया x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब दोनों ही पद में देखा जाए तो x माइनस 24 निकल गया तो बच गया x माइनस 7 इक्वल टू 0। फिर आगे ये गुणनखंड आ गया x माइनस 24 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0, तो जब x माइनस 24 इक्वल टू 0 इसीलिए x इक्वल टू 24। फिर x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x माइनस 7 ये x माइनस 7 उधर गया तो प्लस 7, तो x इक्वल टू आ गया प्लस 7। तो x का 2 वैल्यू आया, एक 24 और दूसरा 7। अब इस दोनों में से ये जो 24 है ना, ये प्लस में होते हुए भी असंभव है। क्यों? इसके पीछे कुछ रीज़न होगा। तो रीज़न क्या है सो समझिए। x का वैल्यू अगर हम लोग 24 लेते हैं तो ये हमें निकालना है इस त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में ये सबसे बड़ी भुजा हो गया, ये बड़ी भुजा हो गया, तो ये दोनों छोटी भुजा हो गया। इस दोनों में भी ये कोई एक छोटा होगा कोई एक बड़ा होगा, या दोनों आपस में बराबर होगा। तो हम लिखे हैं माना कि समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई इक्वल टू x सेमी। x का वैल्यू आ रहा है 24 और 7। 24 लेने पर क्या होता है, 7 लेने पर क्या होता है, दोनों को समझते हैं। जब 24 लेंगे तो ये हो गया, पहले अगर हम 24 ले रहे हैं तो ये हो गया 24 सेमी। फिर अगर 24x बराबर 24 लेते हैं तो ये भुजा की लंबाई हो गया 24, और यहाँ रखा जाएगा 31 माइनस 24, तो ये हो जाएगा 7 सेमी। तो x बराबर 24 लेने पर इस भुजा की लंबाई आ रहा है x, जो x सेमी था, जो सबसे छोटी भुजा था, तो इसका वैल्यू आ रहा है 24, इसका वैल्यू आ रहा है 7, ये आ रहा है 25। तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस दोनों भुजा में ये मेरा छोटी भुजा था और ये इससे बड़ा था,
ये बड़ा था और ये छोटा था, तो इसका 24 आ रहा है वैल्यू, इसका वैल्यू 7 आ रहा है, जो कि गलत हो जा रहा है, क्योंकि हम माना कि समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई x सेमी, इस भुजा की लंबाई इसके तुलना में ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए 24 लेने पर ये परफेक्ट नहीं हो रहा है। 7 लेने से क्या होता है, x का वैल्यू 7 लेंगे तो ये हो जाएगा 7 सेमी, और 31 में से 7 घटेगा तो ये हो जाएगा 24 सेमी। तो ये 24 तो परफेक्ट हो रहा है, ये 7 भी परफेक्ट हो रहा है, ये 25 भी ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी भुजा की लंबाई हो गया 7, उससे बड़ी भुजा की लंबाई 24 और सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 25। तो इसीलिए 24 जो होगा ना ये असंभव हो जाएगा और 7 संभव होगा। तो अतः समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा इक्वल टू x सेमी, x का वैल्यू हो गया 7 सेमी। फिर आगे प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। 17 का कहना है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण एक भुजा से, मतलब पहला भुजा, दो भुजा होगा समकोण त्रिभुज में, एक कर्ण हो गया, कर्ण के अलावा ये पहला भुजा ये दूसरा भुजा, एक टाइप से हो गया, या ये पहला भुजा ये दूसरा भुजा। तो कहा जा रहा है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण एक भुजा से 2 सेमी अधिक लंबा है और दूसरी भुजा के दोगुने से 1 सेमी अधिक है, तो त्रिभुज की सभी भुजा ज्ञात करें। कहा क्या जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका जो कर्ण है ना ये एक भुजा से 2 सेमी अधिक लंबा है, अर्थात पहले भुजा से 2 सेमी अधिक लंबा है, और यही कर्ण जो है ना दूसरे भुजा के दुगुने से 1 अधिक लंबा है। तो त्रिभुज की सभी भुजा ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेंगे, माना कि समकोण त्रिभुज की दूसरी भुजा इक्वल टू x, ये कर्ण से संबंध दिया हुआ है, पहली भुजा और दूसरी भुजा के बीच कर्ण से संबंध दिया हुआ है। तो हम लोग मान लिए, माना कि समकोण त्रिभुज की दूसरी भुजा इक्वल टू x, दूसरी भुजा से क्या संबंध है, तो कर्ण जो है ना, कर्ण दूसरी भुजा के दुगुने से 1 अधिक है। तो अगर दूसरी भुजा x है तो प्रश्न से कर्ण क्या होगा, दूसरी भुजा का दोगुना, तो दूसरी भुजा का दोगुना हो गया 2x, और दूसरी भुजा के दुगुने से 1 सेमी अधिक है, तो इसीलिए +1 सेमी कर दिए। मतलब समकोण त्रिभुज की दूसरी भुजा x लेने पर कर्ण का वैल्यू हो जाएगा 2x + 1 सेमी। अब दूसरी भुजा पता है, कर्ण पता है, तो पहली भुजा निकालेंगे। तो देख रहे हैं पहली भुजा और कर्ण के बीच क्या संबंध दिया हुआ है, तो कर्ण जो है ना एक भुजा अर्थात पहली भुजा से 2 सेमी अधिक लंबा है। मतलब ये जो कर्ण है इससे पहली, ये तो दूसरी भुजा है, ये सेकेंड भुजा है, तो कर्ण जो है ना पहली भुजा से 2 सेमी अधिक लंबा है, मतलब ये 2 एक्स्ट्रा है और ये 2 कम है। तो हमें ये नहीं पता है, तो ये निकालने के लिए कर्ण में से ही 2 घटा देंगे तो पहली भुजा ज्ञात हो जाएगा। तो पहली भुजा बराबर कर्ण -2 सेमी, तो 2x का हो गया 2x +1 -2, तो -2 में से +1 चला जाएगा तो -1, तो पहली भुजा की लंबाई हो गया 2x - 1 सेमी। तो देखा जाए तो हमें ये भुजा की लंबाई पता है, ये भुजा की लंबाई पता है और ये भुजा की लंबाई पता है। अब हम लोग पाइथागोरस का यूज करके x का मान ज्ञात करेंगे। x का मान ज्ञात होने के बाद तीनों भुजा की लंबाई ज्ञात हो जाएगा। तो इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। AC का वैल्यू है 2x + 1 का स्क्वायर बराबर AB का वैल्यू है 2x - 1 स्क्वायर है तो हो गया स्क्वायर, प्लस BC का वैल्यू x का स्क्वायर है। यहाँ देखा जाए तो a + b का होल स्क्वायर, तो क्या लिखा जाएगा a² + b² + 2ab, फिर बराबर का हो गया बराबर a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² -2ab, फिर प्लस x² अपनी जगह पे। अब इसे सरल करते हैं तो 2 का स्क्वायर हो गया 4x² + 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस 2 दूना 4x बराबर का, फिर बराबर 2x का स्क्वायर हो गया 4x², फिर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1, फिर -2 दूना 4x और फिर ये प्लस 1x² अपने जगह पे। देखा जाए तो +4x² से +4x² कट गया, +1 से +1 भी कट गया, तो बच क्या गया 4x बराबर का बराबर -4x और +x²। ये जो +4x इधर आएगा तो माइनस, तो बच गया इधर 0 = x² - 4x, आइए फिर +4x इधर आया तो -4x, तो फिर 0 = x² अपने जगह पे, -4x और -4x हो जाएगा -8x। अब इस दोनों में देखा जाए तो x कॉमन है, तो x कॉमन निकाल दिए तो बच गया x² में से x निकल गया तो हो गया x, माइनस का फिर माइनस x निकल गया बाहर तो बच गया 8। अब ये गुणनखंड आ गया x × x - 8 = 0, तो जब x 2 बार होगा, एक इतना बराबर 0 होगा फिर एक बार इतना बराबर 0 होगा, तो जब x = 0 तो x का वैल्यू 0 आ गया, फिर जब x - 8 = 0 तो x = +8। x का वैल्यू 0 संभव नहीं है, ये हो जाएगा असंभव। क्यों? क्योंकि x जो है ना ये त्रिभुज की भुजा को दर्शा रहा है
और त्रिभुज की भुजा की लंबाई 0 संभव नहीं है, इसीलिए ये हो गया असंभव। तो x का वैल्यू आ गया 8। जब x का वैल्यू 8 आ गया तो लिखेंगे क्या, अतः, इसी टाइप से लिखिएगा, अतः समकोण त्रिभुज की दूसरी भुजा। तो दूसरी भुजा मतलब दूसरी भुजा इक्वल टू हो जाएगा x सेमी, x के जगह पे रखेंगे 8 तो हो जाएगा 8 सेमी। फिर कर्ण, तो कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 तो 8 दूना 16, 16 1 हो जाएगा 17 सेमी। फिर तथा पहली भुजा, तो पहली भुजा इक्वल टू है 2x माइनस 1 तो 8 दूना 16, और 16 में से गया तो ये हो गया, पहली भुजा हो गया 15 सेमी। तो पहली भुजा हो गया 15 सेमी, दूसरी भुजा हो गया 8 सेमी और कर्ण हो गया 17 सेमी। इस टाइप से आपका अतः लिख लीजिएगा। हम लोग प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 का कहना है किसी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है ना वो 3√10 सेमी है। यदि शेष दो भुजाओं में छोटी को 3 गुनी एवं और उनमें से बड़ी भुजा को 2 गुनी कर दी जाती है तो नया कर्ण 9√5 सेमी हो जाएगा। तो प्रारंभिक त्रिभुज की शेष दो भुजाएं निकालना है। मतलब हमें क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है वो 3√10 सेमी है। तो समकोण त्रिभुज है तो 3 भुजा होगी, ये एक कर्ण हो गया, बाकी शेष दो भुजा लंब और आधार। तो समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है वो 3√10 सेमी दिया हुआ है। यदि फिर आगे कह रहा है कि यदि शेष दो भुजाओं में छोटी भुजा को 3 गुनी कर दी जाए और उनमें से बड़ी भुजा को 2 गुनी कर दी जाए तो ऐसा करने से जो पहले कर्ण 3√10 सेमी था अब वो हो जाता है 9√5 सेमी। तो जो प्रारंभिक त्रिभुज है ये, इस त्रिभुज की शेष दो भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले में देखा जाए तो ये जो कर्ण दिया हुआ है 3√10 सेमी, लेकिन शेष दो भुजा जो क्या है इसके बारे में जिक्र नहीं किया हुआ है। तो ये एक समकोण त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण 3√10 सेमी है। इस भुजा को हम मान लेते हैं छोटी भुजा, ऐसे मान लेते हैं बड़ी भुजा। मतलब आधार को मान लेते हैं छोटी भुजा और लंब को मान लेते हैं बड़ी भुजा। तो लिखे क्या है, माना कि समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा BC बराबर x सेमी तथा बड़ी भुजा AB बराबर y सेमी। मतलब एक समकोण त्रिभुज माने जिसमें हमने छोटी भुजा को x सेमी मान लिया और बड़ी भुजा को y सेमी। तो देखा, और फिर प्रश्न का कहना है कि कर्ण जो है ना वो 3√10 सेमी है। तो यहाँ कर्ण बराबर 3√10 सेमी। तो इसीलिए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से इस त्रिभुज में देखा जाए तो कर्ण पता है, लंब और आधार दोनों अज्ञात राशि है, ठीक है। और इसी छोटी भुजा और बड़ी भुजा को 3 गुना और 2 गुना किया जाता है। मतलब इसी छोटी भुजा को 3 गुना कर दिया जा रहा है और बड़ी भुजा को 2 गुना कर दिया जाता है। तो हम करते क्या है, इस त्रिभुज में इस छोटी भुजा अर्थात x और बड़ी भुजा y, इस दोनों के बीच संबंध निकाल लेते हैं पाइथागोरस का यूज करके। तो कर्ण हमें पता है, ये दोनों भुजा की भी लंबाई पता है। तो इसीलिए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो वही AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर है। AB का वैल्यू है y, तो y का स्क्वायर प्लस का प्लस BC का वैल्यू है x, x का स्क्वायर बराबर 3√10 का होल स्क्वायर। ये भी सेमी में है तो सेमी स्क्वायर, ये भी सेमी में है तो सेमी स्क्वायर, ये भी सेमी में तो सेमी स्क्वायर। सेमी स्क्वायर कॉमन निकल कर सेमी स्क्वायर अपना कट जाएगा, तो सेमी लिखना जरूरी नहीं है। तो फिर यहाँ पे इस स्क्वायर को तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और √10 का स्क्वायर हो गया 10, तो 9 दाई हो गया 90। x या y किसी एक का मान निकाल लेंगे। तो ये जो प्लस x स्क्वायर है इधर गया तो माइनस x स्क्वायर। तो हमने y का मान निकाला तो y बराबर हो गया 90 माइनस x स्क्वायर। इसे समीकरण 1 मान लिए। फिर आगे प्रश्न का ये कहा जा रहा है कि शेष दो जो भुजा है उसमें छोटी भुजा को 3 गुनी कर दी जा रही है। तो पहले देखा जाए तो इस समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा x है। अब क्या किया जा रहा है, इसी त्रिभुज ABC में छोटी भुजा को 3 गुनी कर दी जा रही है। तो छोटी भुजा जो पहले x सेमी है अब हो जाएगा 3x और बड़ी भुजा को 2 गुनी कर दी जा रही है। तो जहाँ पहले बड़ी भुजा y सेमी है ये हो जाएगा 2y सेमी। तो ऐसा करने से कर्ण जो होता है ना वो 9√5 हो जाता है। तो 9√5 सेमी। फिर से देखा जाए तो इस समकोण त्रिभुज में ये भुजा पता है, ये भुजा पता है और ये भुजा पता है। फिर से पाइथागोरस का यूज करेंगे, इस दोनों के बीच संबंध निकालेंगे। संबंध निकालने के बाद समीकरण 1 का यूज कर लेंगे। तो पुनः नई समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा बराबर 3 गुना करेंगे तो पहले x है तब हो जाएगा 3x सेमी तथा बड़ी भुजा बराबर 2y सेमी। और फिर यहाँ पे लिख लेंगे तथा, यहाँ पे कॉमा हो जाएगा, तथा कर्ण बराबर
तो कर्ण दिया हुआ है 9√5 सेमी। फिर पुनः पाइथागोरस प्रमेय से, एक बार पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर चुके हैं, तो पुनः पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं AB² प्लस BC² बराबर AC²। फिर से देखा जाए तो AB का वैल्यू 2y है, तो 2y का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू 3x है, तो 3x² बराबर AC का वैल्यू 9√5 सेमी है, तो 9√5 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर हो गया y², फिर प्लस का प्लस, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x² बराबर का बराबर, 9 का स्क्वायर हो गया 81 और √5 का स्क्वायर हो गया 5, 81 पंजे हो गया 405। फिर देखा जाए समीकरण 1 से y² का हम लोग जो मान निकाल रहे हैं 90 - x², तो y के जगह पे हम लोग पुट कर देंगे, तो 4 का हो गया 4 और y² के जगह पे लिखे हैं 90 - x², फिर प्लस का प्लस 9x² अपने जगह बराबर 405। इस गुणनखंड को तोड़ेंगे तो 9 चौक 36 मतलब 360, फिर माइनस 4 × x² तो 4x², फिर प्लस 9x² = 405, प्लस 9x² में से माइनस 4x² घटा देंगे तो ये हो गया प्लस का 5x², फिर बराबर प्लस 405, ये जो प्लस 360 था इधर आया तो माइनस 360, 405 में से 360 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 45, तो 5x² बराबर 45, 5 से 45 कट गया 9 बार में, तो x² = आ गया 9, तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस √5, प्लस माइनस √9, 9 जो होता है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3, 9 3 का वर्गमूल है। फिर आगे यहाँ से दो वैल्यू होगा, एक x प्लस में 3 होगा, एक x माइनस में 3 होगा, तो -3 जो होगा ना वो असंभव होगा। क्यों? क्योंकि x जो है ना वो समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा को दर्शा रहा है, तो भुजा की जो लंबाई होगा ना वो ऋणात्मक नहीं होगा, तो x का ये जो मान है -3 ये हो जाएगा असंभव। फिर अब हम लोग समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 था y² = 90 - x², तो अब समीकरण 1 से y² = 90 - x के जगह पे हो गया ये 3 x का मान, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 90 में से 9 जाएगा तो फिर से 81, तो y² = 81, फिर से इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर चलेगा प्लस माइनस √81, 81 जो हो गया 9 का, तो प्लस माइनस 9, फिर से यहाँ से y का वैल्यू एक आ गया प्लस का 9 और फिर y का वैल्यू आ गया माइनस का 9। माइनस का जो 9 होगा ये असंभव होगा। क्यों? क्योंकि y समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा को दर्शा रहा है, अर्थात भुजा की लंबाई को दर्शा रहा है, भुजा की लंबाई ऋणात्मक नहीं होगा, इसीलिए y का वैल्यू जो है -9 ये हो जाएगा असंभव। तो देखा जाए तो अतः x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया, तो अतः समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा बराबर x सेमी और x का वैल्यू है 3, तो हो जाएगा 3 सेमी, तथा बड़ी भुजा बराबर y सेमी और y का वैल्यू है 9, इस हिसाब से हो गया 9 सेमी। फिर आगे हम लोग प्रश्न संख्या 19 को देख रहे हैं। 19 नंबर का कहना है किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मात्रक है, यदि शीर्षलम कहने की अर्थ हुआ ऊंचाई आधार से 7 मात्रक अधिक हो तो उसका आधार और शीर्षलम ज्ञात कीजिए। मतलब कोई समकोण त्रिभुज है, सपोज ये एक समकोण त्रिभुज हो गया ABC, एक समकोण त्रिभुज हो गया, तो इस समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना वो 30 वर्ग मात्रक दिया हुआ है। फिर कहा जा रहा है कि यदि शीर्षलम कहने का अर्थ हुआ ये AB, शीर्षलम आधार से 7 मात्रक अधिक है, मतलब इस शीर्षलम का जो वैल्यू है ना इससे 7 ज़्यादा है, तो इसकी लंबाई अगर 2 हो सपोज दैट, तो ये हो जाएगा 7 अधिक अर्थात 9, तो हमें ये नहीं पता है कि ये क्या है, तो मान लेंगे। तो फिर आगे कह रहा है तो उस त्रिभुज का मतलब इस त्रिभुज का आधार और शीर्षलम को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें ना आधार पता है ना ही शीर्षलम पता है, तो आधार को मानेंगे, तो माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x मात्रक। जब आधार x हो जाएगा तो प्रश्न का ही कहना है कि शीर्षलम जो है आधार से 7 अधिक है, तो प्रश्न से शीर्षलम बराबर हो जाएगा x + 7, मतलब अगर इसको x मानते हैं तो ये होगा x + 7। तो देखा जाए तो अब आधार भी पता हो गया और शीर्षलम भी पता हो गया। फिर तथा और क्या दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तथा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 30 वर्ग मात्रक। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बराबर 30, 1/2 का हो गया 1/2, आधार का वैल्यू देखा जाए तो x और ऊंचाई की वैल्यू को देखा जाए तो x + 7, तो हो गया 7 बराबर 30। ये जो 2 गुना में इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में,
तो फिर इस गुणनखंड को तोड़ेंगे तो x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का हो गया प्लस, और x में जब 7 से गुना करेंगे तो 7x बराबर, और इस 2 से इस 30 में गुना हो जाएगा तो 30 दूना हो जाएगा 60, ये जो प्लस 60 इधर आएगा तो -60, तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट इंटू इसका लास्ट तोड़ेंगे तो हमें लाना है 7x, तो 12 गुने 5, 12 पंचे हो जाएगा 60, और 12 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 7। तो क्या लिखा गया, प्लस का 7 लाने के लिए x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। इस दोनों में देखा जाए तो कॉमन x है, x जब कॉमन निकल गया तो x प्लस 12, इस दोनों में देखा जाए तो माइनस कॉमन है और दोनों में 5 भी कॉमन है, -5 निकल गया तो x प्लस 12 इक्वल टू 0। फिर आगे देखा जाए दोनों में से x प्लस 12 और x प्लस 12 को कॉमन निकाल लिए तो बच गया x, फिर ये -5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x प्लस 12 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -12, फिर जब x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू प्लस का 5। x किसको दर्शा रहा था, तो x दर्शा रहा था समकोण त्रिभुज के आधार को, तो क्या आधार का वैल्यू ये माइनस हो सकता है, तो नहीं, ये हो जाएगा असंभव। तो अतः समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेमी, x का वैल्यू आया है 5 हो, ये 5 है तो ये हो जाएगा 5 सेमी, ठीक है। तथा शीर्षलंब बराबर x प्लस 7 सेमी, x का वैल्यू है 5, तो 5 प्लस 7 हो जाएगा 12 सेमी, ठीक है। ये प्रश्न संख्या आपका 19 था। फिर आगे हम लोग 20 नंबर को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न का कहना है, 20 में 2 सवाल है तो 20 का 1 का देख रहे हैं। किसी आयताकार क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है ना वो 100 मीटर स्क्वायर है और उसकी 3 भुजाओं का जो योगफल है वो 30 मीटर है, तो आयत का विस्तार ज्ञात करें। विस्तार करने का अर्थ हुआ डायमेंशन, विस्तार लिखा रहा है या बीमा लिखा रहा है, बात एक ही है। विस्तार करने का अर्थ, विस्तार तो बाद में निकलेगा, विस्तार पे हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। विस्तार निकालने के लिए सबसे पहले हमें लंबाई और चौड़ाई पता होना चाहिए, मतलब इस आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई पता होना चाहिए। क्या कर रहा है प्रश्न, फिर से एक बार समझ लिया जाए कि कोई एक आयताकार क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 100 मीटर स्क्वायर है और उसकी 3 भुजाओं का योगफल 30 मीटर है। अगर 4 ये जो आयत है अगर इसके चारों भुजा का योगफल दिया होता तो कहलाता परिमिति या परिमाप, बट 3 भुजा बोला जा रहा है। 3 भुजाओं का योगफल 30 मीटर है, तो आयत का विस्तार ज्ञात करें। विस्तार करने का अर्थ हुआ बीमा, बीमा करने का अर्थ हुआ जैसे उसकी विस्तार को लिखते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। जैसे ये जो पेपर है तो A4 पेपर है तो इसकी कुछ साइज होगी, अगर इसकी लंबाई को मान लेते हैं, ये लंबाई सपोज डेट 20 सेमी हो और ये चौड़ाई को मान लेते हैं 8 सेमी सपोज डेट, तो इसकी लंबाई जो हो गया वो 20 सेमी का हो गया और चौड़ाई जो हो गया सपोज डेट मान लिए 8 सेमी। तो इस A4 पेपर का साइज़ क्या हो गया 20 सेमी, 20 गुने 8 सेमी। जैसे कमरे का बोला जाता है, कमरे की साइज सुने होइएगा, कमरा जो है ना 10 बाई 12 का है, 10 बाई 12 का है। क्या मतलब हुआ कि कमरे की जो लंबाई है वो 10 है और चौड़ाई है वो 12 है, तो इसी को बोला जाता है 10 बाई 12। तो इस पर चर्चा हम लोग फिर बाद में कर लेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल और उसके 3 भुजाओं का योगफल दिया हुआ है, तो ना हमें आयत की लंबाई पता है नहीं चौड़ाई पता है। तो मान लेंगे माना कि आयताकार क्षेत्र की लंबाई बराबर x सेमी, क्योंकि सॉरी यहाँ मीटर में दिया हुआ है तो ये मीटर हो जाएगा। आयताकार क्षेत्र की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। मतलब ये जो एक आयत है ABCD, इसकी लंबाई को मान लिए हम लोग x मीटर और चौड़ाई को मान लिए y मीटर। ये x मीटर होगा तो ये भी x मीटर हो जाएगा, ये y मीटर तो ये भी y मीटर हो गया। अब प्रश्न से 2 चीज़ दिया हुआ है, एक 3 भुजाओं का योगफल दिया हुआ है और उसके उस आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया। तो क्षेत्रफल पे हम लोग बाद में चलेंगे, पहले 3 भुजाओं के योगफल को देखते हैं। 3 भुजाओं योगफल कहने का अर्थ हुआ ये, अगर क्रमबद्ध देखा जाए तो AB प्लस BC प्लस CD, तो AB प्लस BC प्लस CD में देखा जाए तो एक लंबाई फिर एक चौड़ाई और फिर एक लंबाई, मतलब 2 लंबाई और एक चौड़ाई का योगफल आ गया। अगर इस हिसाब से चला जाए BC जोड़ CD जोड़ AD, तो इसमें देखा जाए तो एक चौड़ाई फिर एक लंबाई और फिर एक चौड़ाई, मतलब इसमें 2 तरीक़ा से हो सकता है, या तो 2 लंबाई और एक चौड़ाई का जिक्र होगा या फिर 2 चौड़ाई और एक लंबाई का जिक्र होगा। तो किसी का भी जिक्र करें इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो प्रश्न से यहाँ लिख सकते हैं आयताकार क्षेत्र के 3 भुजाओं का योगफल इक्वल टू 30
मीटर। इस टाइप से तीन भुजाओं फिगर बना है, तो तीन भुजाओं क्या क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इक्वल टू 30 मीटर। ए बी का वैल्यू देखा जाए तो x मीटर, तो x मीटर, बी सी का वैल्यू देखा जाए तो y मीटर, तो हो गया y मीटर, फिर सी डी का वैल्यू x मीटर बराबर हो गया 30 मीटर। मीटर 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 कॉमन निकल गया, मीटर से मीटर कट जाएगा, x और जो x हो जाएगा 2x और फिर y का हो गया y बराबर 30। इसमें से किसी एक का वैल्यू निकालेंगे, किसी एक अज्ञात राशि का मान निकाल लेंगे। तो y का मान निकालेंगे तो ये जो प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x, तो y इक्वल टू हो गया 30 माइनस 2x, समीकरण मान लिए 1। फिर प्रश्न का कहना है, इसको तो सुलझा लिए। फिर प्रश्न कह रहा है आयताकार क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है ना वो 100 मीटर स्क्वायर है। तो पुनः प्रश्न से आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 100 मीटर स्क्वायर। आयताकार क्षेत्र अर्थात आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 100 मीटर स्क्वायर। लंबाई को माने हुए हैं हम लोग x मीटर, चौड़ाई को माने हुए हैं y मीटर। फिर से मीटर में गुने मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर ये भी मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर अपना हट जाएगा। और तो x का हो गया x, और समीकरण 1 से देखा जाए तो y का वैल्यू निकाले हुए हैं 30 माइनस 2x, तो y के जगह पे 30 माइनस 2x ये कहाँ से आ गया, तो ब्रैकेट में लिख देंगे चूँकि समीकरण 1 से। इस गुणनखंड को तोड़ेंगे, जब x में 30 से गुना करेंगे तो 30x माइनस का माइनस, x में 2x है तो माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 100। इस दोनों पद में देखा जाए तो 15 दूना 30 और 2 इकाई 2, 2 कॉमन निकल गया तो हो गया 15x माइनस x2 निकल गया बाहर, तो x स्क्वायर बराबर 100। 2 से 100 कटेगा 50 पर, तो समीकरण आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15x बराबर 50। ये जो प्लस 50 है जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 50, ठीक है। तो ये जो प्लस 50 था इधर आया तो माइनस 50, तो क्या लिखा गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 50 इक्वल टू 0। फिर से अब इसका फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ना है, तो फर्स्ट है माइनस एक्स स्क्वायर, लास्ट है 50, गुना करेंगे तो हो जाएगा 50x स्क्वायर। 50 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ के में लाना है 15, तो 10 और 5, 10 बचे 50 और 10 5 हो जाएगा 15। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15 लाने के लिए प्लस 10x और प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। फिर इस दोनों में देखा जाए कॉमन, तो इस दोनों में x कॉमन है, वैसे माइनस भी हम लोग निकाल लेंगे। तो माइनस एक्स कॉमन निकालने के बाद माइनस निकला बाहर, एक्स स्क्वायर में से x निकला तो हो गया x, प्लस में से माइनस निकला तो माइनस 10 का 10। फिर इस दोनों में कॉमन देखा जाए तो प्लस 5 कॉमन है, प्लस 5 निकलने के बाद x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब दोनों ही पद में से x माइनस 10 बाहर निकल गया तो बच गया माइनस x प्लस 5 इक्वल टू 0। फिर जब x माइनस 10 इक्वल टू 0 तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 10, फिर माइनस x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये प्लस का 5 उधर गया तो माइनस का 5, फिर माइनस से माइनस कट गया तो x इक्वल टू आ गया 5। मतलब x का 2 वैल्यू आया। x को हम क्या माने हुए हैं, तो x को माने हुए हैं आयताकार क्षेत्र की लंबाई। तो फिर अब हम लोग करेंगे क्या, इस x के मान को समीकरण 1 में डालेंगे। समीकरण 1 है y इक्वल टू 30 माइनस 2x। तो अब समीकरण 1 में 2 वैल्यू है तो बारी बारी समीकरण 1 में x बराबर 10 रखने पर, जब 10 रखेंगे तो y इक्वल टू 30 माइनस 2x, x के जगह पे हो गया 10, 10 दूना हो गया 20 और 30 में से 20 जाएगा तो y का वैल्यू आ गया 10। मतलब x बराबर 10 रखने पर y का भी मान 10 आ गया। फिर पुनः समीकरण 1 में एक बार तो ये डाल दिए, फिर से डाल रहे हैं, तो पुनः समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर, तो x बराबर जब 5 रखेंगे तो y इक्वल टू 30 माइनस 2 गुने 5, 5 दूना हो जाएगा 10, 30 में से 10 जाएगा तो y का वैल्यू आ गया 20। तो देखा क्या जा रहा है, जब x बराबर 10 ले रहे हैं तो y का वैल्यू भी 10 आ रहा है, फिर x का वैल्यू 5 ले रहे हैं तो y का वैल्यू 20 आ रहा है। तो फिर देख, अतः अब हमें विस्तार लिखना है। विस्तार कहने का अर्थ हुआ बीमा लिखना है, बीमा होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो अतः आयताकार क्षेत्र का विस्तार बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई को माने हुए हम लोग x मीटर, चौड़ाई को माने हुए हैं y मीटर। तो x का वैल्यू जब 10 लेंगे तो हो जाएगा 10 मीटर। तो इस हिसाब से जब x का वैल्यू 10 लेंगे तो y का वैल्यू भी 10 ही होगा, तो ये भी हो गया 10 मीटर। मतलब पहले केस में जब आयताकार क्षेत्र का विस्तार लिखें तो जब लंबाई 10 होगा तो उस स्थिति में चौड़ाई भी 10 होगा। अथवा ये भी हो सकता है आयताकार क्षेत्र का विस्तार लंबाई गुने चौड़ाई, जब लंबाई हो गया x मीटर, चौड़ाई हो गया y मीटर। जब लंबाई की वैल्यू हम लोग 5 मीटर लेंगे, मतलब 5 लेंगे x का वैल्यू, उस स्थिति में y का वैल्यू 20 होगा। तो हो जाएगा ये x के जगह पे 5 रखेंगे तो 5 मीटर, y के जगह पे 20 रखेंगे तो हो जाएगा 20 मीटर। तो 2 विस्तार हो सकता है, या तो 10 बाई 10 का आयताकार क्षेत्र होगा, मतलब लंबाई वो आयत की लंबाई भी 10 और चौड़ाई भी 10, एक तो ये केस हो गया, या नहीं तो उस आयताकार क्षेत्र की लंबाई 5 और चौड़ाई 20, इस टाइप से हो सकता है। ये 20 का एक कंप्लीट हो गया आपका।
अब आगे हम लोग 20 का 2 नंबर को देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 का 2 क्या कहा जा रहा है कि क्या 800 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक आयताकार बगिया बनाया जा सकता है। मतलब एक 800 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक आयताकार बगिया बनाया जा सकता है या नहीं, जिसकी लंबाई, मतलब उस आयताकार बगिया की जो लंबाई हो चौड़ाई की दुगुनी हो। यदि हाँ तो बगिए की परिमिति ज्ञात कीजिए, मतलब परिमाप ज्ञात करना है। सपोज दैट ये एक आयताकार बगिया हो गया, अर्थात बगीचा हो गया ABCD। तो पूछा जा रहा है कि क्या इसका क्षेत्रफल जो है 800 मीटर स्क्वायर, तो क्या 800 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक बगीचा बनाया जा सकता है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगुनी हो। मतलब ये जो लंबाई है ना चौड़ाई से 2 गुना हो। तो हमें ना पता है कि लंबाई क्या है या फिर चौड़ाई क्या है। तो अगर हम चौड़ाई को x मानेंगे उस स्थिति में लंबाई हो जाएगा 2x। तो 800 मीटर स्क्वायर है तो हम लोग लिखेंगे क्या, माना कि आयताकार बगिए की चौड़ाई बराबर है x मीटर। तो इसीलिए प्रश्न का ही कहना है कि लंबाई जो है ना चौड़ाई की 2 गुनी है। तो इसीलिए प्रश्न से आयताकार बगिए की लंबाई बराबर 2x मीटर, मतलब चौड़ाई x मीटर तो x का 2 गुना हो गया 2x मीटर। पुनः प्रश्न का कहना है कि आयताकार बगिए का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो 800 मीटर स्क्वायर है। तो पुनः प्रश्न से आयताकार बगिए का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर है। आयताकार बगिया कहने का अर्थ हुआ आयत, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई का वैल्यू 2x मीटर और चौड़ाई का वैल्यू x मीटर, तो हो गया x मीटर बराबर हो गया 800 मीटर स्क्वायर। जब 2x में x गुने x हो जाएगा x स्क्वायर, 2 का हो गया 2, मीटर गुने मीटर हो गया मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर अपना कट जाएगा। 2 से 800 काटेंगे तो 400 बार कट गया, तो x स्क्वायर इक्वल टू 400, इधर से स्क्वायर इधर चला रूट, तो प्लस माइनस रूट अंडर 400, रूट 400 हो गया 20 का, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 20। यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा, एक प्लस 20 और दूसरा x का वैल्यू माइनस 20। माइनस 20 हो जाएगा असंभव क्योंकि x चौड़ाई को दर्शा रहा है और चौड़ाई या लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होगा। तो अतः आयताकार बगिए की लंबाई, तो लंबाई है 2x मीटर, तो हो गया 2x मीटर। तो 2 का हो गया 2, x के जगह पे 20 मीटर, तो 20 दूना हो गया 40 मीटर, तथा चौड़ाई इक्वल टू x मीटर, x के जगह पे डाले 20 तो हो गया 20 मीटर। इस हिसाब से इस आयताकार बगिए का लंबाई और चौड़ाई निकल गया। तो हमें ज्ञात करना है परिमिति, तो यहाँ अतः नहीं लिखाएगा, यहाँ इसीलिए लिखाएगा। अब लिखेंगे अतः आयताकार बगिए की परिमिति इक्वल टू, तो आयत की परिमिति, क्योंकि आयताकार बगिया है तो आयत की परिमिति होती है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 का हो गया 2, लंबाई का वैल्यू देखा जाए तो 40 और चौड़ाई का 20, तो हो जाएगा 40 मीटर और जोड़ 20 मीटर। दोनों को जोड़ेंगे तो 2 गुने 40 20 हो गया 60 मीटर, 60 दूना 120 मीटर। ये आयताकार बगिए का परिमिति आ गया। ये प्रश्न संख्या था 20 का 2 नंबर। अब हम लोग प्रश्न संख्या 21 का देख रहे हैं। इसमें भी 2 सवाल है। 21 का प्रश्न संख्या 1 का कहना है कि किसी आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। फिर आगे कह रहा है कि यदि फर्श का क्षेत्रफल 195 मीटर स्क्वायर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई निर्धारित कीजिए, अर्थात ज्ञात कीजिए। क्या कहा जा रहा है, कोई आयताकार कमरे है जिसकी लंबाई जो है ना उसकी चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। मतलब जो भी चौड़ाई हो उससे ज़्यादा होगा, 2 ज़्यादा होगा लंबाई का वैल्यू। और फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो पूछ रहा है उस आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्या है। तो ना कमरे की लंबाई पता है ना चौड़ाई पता है, तो माना कि आयताकार कमरे की चौड़ाई बराबर x मीटर। तो इसीलिए प्रश्न का ही कहना है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 अधिक है। तो इसीलिए प्रश्न से आयताकार कमरे की जो लंबाई होगा चौड़ाई से 2 अधिक, मतलब x प्लस 2 मीटर। फिर पुनः प्रश्न से फर्श कहने का अर्थ फर्श भी एक आयत हो गया। तो फर्श का क्षेत्रफल बराबर 195 मीटर स्क्वायर। फर्श मतलब एक आयत हो गया, तो आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई का वैल्यू x प्लस 2 तो हो गया x प्लस 2 मीटर और चौड़ाई का वैल्यू x मीटर तो हो गया x मीटर बराबर 195 मीटर स्क्वायर। जब इस गुणनखंड पहले तो मीटर गुने मीटर हो गया मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर अपना कट जाएगा। x में जब 2 से गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का प्लस 2 से जब x में गुना करेंगे तो 2x बराबर 195।
ये जो प्लस का 195 इधर आएगा तो माइनस का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ेंगे इस समीकरण का, तो माइनस 195 में जब x से गुना करेंगे तो माइनस 195 एक्स स्क्वायर, 195 का आवाज खंड तोड़ के हमें लाना है 2, तो 13 और 15, मतलब 13 गुने 15 करेंगे तो 195 और 13 में से 15 घटा देंगे तो आ जाएगा 2। तो एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x लाना है तो प्लस का 15x और माइनस का 13x, 13 में से 15 में से 13 गया तो हो गया 2, फिर माइनस 195 इक्वल टू 0। फिर इस दोनों पद में देखा जाए तो x कॉमन है, तो x को बाहर निकाल लिए तो हो गया x प्लस 15। फिर इस दोनों में देखा जाए तो माइनस कॉमन है, तो माइनस निकल गया, दोनों में 13 भी कॉमन है, तो माइनस 13 निकलने के बाद ये गया बाहर तो बच गया x, माइनस निकल गया तो हो गया प्लस। अब 13 से 195 भाग देंगे तो 15 बार, तो दोनों में x प्लस, अब फिर 15 कॉमन निकल जाएगा तो बच गया x माइनस 13 इक्वल टू 0। फिर जब x प्लस 15 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस का 15, फिर जब x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 13। ये जो माइनस 15 है ये हो जाएगा असंभव, क्योंकि x दर्शा रहा है कमरे की चौड़ाई को जो ऋणात्मक नहीं होगा, तो माइनस 15 हो जाएगा असंभव। तब तक आयताकार कमरे की जो लंबाई है वो x प्लस 2 है, x के जगह पे 13 डालेंगे तो 13 2 15 मीटर हो गया, फिर चौड़ाई x मीटर, x के जगह पे डालेंगे 13 मीटर। ये था प्रश्न संख्या 21 का 1 नंबर। आगे हम लोग 21 का फिर 2 नंबर देखते हैं। 21 का 2 कहना है कि कोई किसी आयताकार मेजपोश का जो की चौड़ाई लंबाई से 20 सेमी कम है, मतलब उस मेजपोश की जो चौड़ाई है ना लंबाई से 20 सेमी कम है, चौड़ाई कम है लंबाई अधिक हुआ, और इसका क्षेत्रफल 6300 सेमी स्क्वायर है, तो इसकी लंबाई को ज्ञात करें। मतलब इस मेजपोश की लंबाई हमें ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई हम लोग दोनों ज्ञात करेंगे। तो हमें ये नहीं पता है कि मेजपोश की चौड़ाई क्या है या फिर लंबाई क्या है, बट एक संबंध दिया हुआ है कि चौड़ाई का जो मान है ना लंबाई से 20 सेमी कम है। ठीक है, तो मान लेंगे माना कि आयताकार मेजपोश की लंबाई इक्वल टू x सेमी, तो इसीलिए प्रश्न से चौड़ाई हो जाएगा लंबाई से 20 कम, मतलब x माइनस 20 सेमी। पुनः प्रश्न से इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 6300, तो पुनः प्रश्न से आयताकार मेजपोश का क्षेत्रफल बराबर 6300 सेमी स्क्वायर। आयताकार है अर्थात आयत, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 6300 सेमी स्क्वायर। लंबाई का वैल्यू देखा जाए तो x सेमी, चौड़ाई का x माइनस 20, तो x सेमी गुने x माइनस 20 सेमी बराबर 6300 सेमी, फिर सेमी गुने सेमी हो जाएगा सेमी स्क्वायर से सेमी स्क्वायर कट जाएगा। x में जब x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस, x में 20 से गुना करेंगे तो 20x बराबर 6300, ये जो प्लस 6300 इधर आएगा तो माइनस, तो क्या बन गया समीकरण x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 6300 इक्वल टू 0। इसका जब फर्स्ट इंटू लास्ट हम लोग तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर में जब माइनस 6300 गुना करेंगे तो माइनस 6300 एक्स स्क्वायर, 6300 का अभाज्य खंड तोड़ के हमें लाना है 20, तो 20 लाने के लिए हम लोग इसका जब अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 90 और 70, 90 गुने 70 हो जाएगा 963 और 0 का 2 0 उधर गया, और 90 में से 70 घटाएंगे तो आ जाएगा 20। तो क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20 लाना है तो माइनस 90x प्लस 70x माइनस 6300 इक्वल टू 0। फिर इस दोनों पद में देखा जाए तो x कॉमन है तो x निकल गया तो x माइनस 90। फिर इस दोनों पद में देखा जाए तो 70 कॉमन है, 70 इकाई 70 और 70 से 6300 में भाग देंगे तो 90 बार, तो 70 निकल गया तो x माइनस 90 इक्वल टू 0। जब x माइनस 90 दोनों में से कॉमन निकल गया तो बच गया x प्लस 70 इक्वल टू 0। फिर x माइनस 90 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू आ गया 90। फिर x प्लस 70 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 70 फिर से असंभव हो जाएगा क्योंकि x जो है वो लंबाई को दर्शा रहा है और लंबाई ऋणात्मक नहीं होगा, तो हमें लंबाई ज्ञात करना था। तो अतः आयताकार मेजपोश की लंबाई बराबर x सेमी, x का वैल्यू हो गया 70 तो हो गया 70 सेमी, तथा चौड़ाई भी साथ साथ निकालिए तो चौड़ाई बराबर x माइनस 20 सेमी, x के जगह पे 70 में से 20 गया तो 50 सेमी। इस टाइप से प्रश्न संख्या 3C का क्वेश्चन 11 से 21 तक कंप्लीट हुआ।